नमस्कार, स्वागत है आपका। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की अहम खबरों के साथ। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके, इस उद्देश्य के साथ धामी सरकार ने प्रदेश में नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति की है और इसी क्रम में आज अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग अधिकारी नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सूबे के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिरकत की है। स्वास्थ्य मंत्री ने अल्मोड़ा व बागेश्वर दो जिलों के कुल 170 नर्सिंग अधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे और इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि अल्मोड़ा और बागेश्वर दोनों जिलों में नर्सिंग अधिकारी के पद पर 100% नियुक्तियां हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग में 11,000 नई नियुक्तियां करने और नदारत रहने वाले वार्डधारी डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की बात भी मंत्री ने कही। मंत्री ने डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत जल्द ही सरकारी स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी के 2,500 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इस कार्यक्रम में अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा व एनआरएचएम के उपाध्यक्ष सुरेश भट्ट भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी का, अपने मुख्यमंत्री जी का और स्वास्थ्य विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं कि 170 नर्सिंग अधिकारियों की आज हम नियुक्ति कर रहे हैं बागेश्वर जिले के लिए और अल्मोड़ा जिले के लिए। और इन दोनों जिलों में अब 100% लोगों को जो है हमने नियुक्तियां दे दी हैं। अब कोई भी नर्सिंग अधिकारी का पद यहाँ रिक्त नहीं है, पूरा बैकलॉग पूरा हो गया है। और इस सत्र में हम लगभग 11,000 लोगों को नौकरी दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में। पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए भी हमने 1,000 पद स्वीकृत कर दिए हैं। 1,000 पद जो है हरिद्वार मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिए हैं। और इस अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज के लिए पैसों के लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी, जितना पैसा चाहे वो पैसा दिया जाएगा और एक अच्छा यहाँ का मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं हम। आगे भी भविष्य में यहाँ पे 50 बेड का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बना रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए भाजपा ने प्रदेश की 5 लोकसभा सीटों पर प्रभारी, सह-प्रभारी और संयोजक नियुक्त कर दिए हैं। पुष्कर सिंह धामकाला को पौड़ी और कुलदीप कुमार को हरिद्वार संसदीय क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। टिहरी लोकसभा क्षेत्र में विनय रोहेला को प्रभारी, शैलेंद्र सिंह बीष्ट को सह-प्रभारी व रमेश चौहान को संयोजक बनाया गया है। पौड़ी से पुष्कर सिंह काला को प्रभारी, हेमंत द्विवेदी को सह-प्रभारी समेत डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान को संयोजक नियुक्त किया गया है। उसी पे है यार। कार्य पद्धति का ये हिस्सा है कि लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इस लोकसभा चुनाव के में ऐतिहासिक विजय के लिए जो विभिन्न प्रकार के कामों का कार्यों का विभाजन किया जाना है, उसी के निमित्त आदरणीय अध्यक्ष जी ने लोकसभा प्रभारी और सह प्रभारी घोषणा करी है और लोकसभा संयोजकों। तो मुझे हरिद्वार में सह प्रभारी के नाते दायित्व आदरणीय अध्यक्ष जी द्वारा दिया गया है। निश्चित तौर से हम लोग सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को उद्देश्य को जो जीत आनी चाहिए बड़े स्तर के साथ, उसकी ओर हम लोग लगेंगे, बढ़ेंगे। ऐसे ही हम लोगों का सोचना है। हत्या के 11 साल पुराने मामले में जिला जज सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने रुद्रपुर उत्तराखंड के भाजपा नेता को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 1 लाख रुपए का अर्थदंड भी डाला है। और बता दें कि वीरेंद्र कुमार के भतीजे हिमांशु अरोरा अपने भाई मयंक अरोरा, दोस्त अंकुर कुमार और चाचा संजय अरोरा के साथ घटना की रात अपने पड़ोसी अमित अनेजा की शादी में शामिल होने होटल आर्क में आए थे और रात 11 बजे उनका भतीजा हिमांशु अपने दोस्तों के साथ डीजे पर डांस कर रहा था। उसने अपना लाइसेंस रिवॉल्वर निकाला और फायर किया। उसके रिवॉल्वर की गोली हिमांशु के कनपट्टी पर लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। उन्हें पहले रुद्रपुर के फुटेला हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद हत्या की धारा में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सर 11 साल बाद आज मुझे न्याय से जिला न्यायालय रामपुर से न्याय मिला है। 11 साल पहले की घटना 23 मई 2013 की। आर्क होटल में शादी का रिसेप्शन था, जिसमें मैं भी और मेरे बड़े भाई रूप कुमार अरोरा और मेरा भतीजा हिमांशु, हम लोग यहाँ रिसेप्शन में शामिल होने के लिए गए हुए थे। वहां पे डीजे पर पहले से मौजूद उत्पल दीक्षित डांस कर रहा था। पहले उसने हवाई फायर किया और उसके बाद हवाई फायर करते करते वो अपना रिवॉल्वर नीचे लाके मेरे भतीजे की कनपट्टी पर चलाता है। उस दिन 23 मई की घटना के बाद आज तक ये केस जिला न्यायालय
रामपुर में चल रहा था। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि 23 मई 2013 आर्क होटल में गोली चली, जिसमें मेरा बेटे की, उसमें हम लोगों ने केस किया रामपुर, ये उत्तर प्रदेश में, बिलासपुर रामपुर, जिसमें मेरा 11 साल से ये केस चल रहा था, जिसमें मेरे कई उतार कई चढ़ाव आए, जिसमें आज मेरे को न्यायालय से, जिला न्यायालय से मुझे आज न्याय मिला, जिससे मैं संतुष्ट हूं, जिसमें उसको आजीवन कारावास एवं 1 लाख रुपए जुर्माना। मंगलौर लिबरहेड़ी सहकारी गन्ना विकास समिति में बीजेपी प्रदेश गन्ना विकास सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्यामवीर सैनी का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। राज्य मंत्री श्यामवीर सैनी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर है, जिसके चलते समितियों को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए और उनकी आय बढ़ाई जा सके, उस पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार द्वारा शीघ्र ही गन्ना मूल्य घोषित हो जाएगा। जी आए हैं, उनका यहाँ स्वागत किया गया है गन्ना समिति द्वारा, और क्षेत्र के लोग काफ़ी आए हुए हैं। गन्ने की जो समस्याएं हैं हम इनके सामने रखेंगे और उनका समाधान मंत्री जी करवाएंगे। यूपी में आज गन्ने का मूल्य तय हुआ है, तो यहाँ भी 1-2 दिन में, क्योंकि माननीय मंत्री जी पूरे प्रयास में लगे हुए हैं, रोज मुख्यमंत्री साहब गन्ना मंत्री से विचार विमर्श करते हैं, जाते हैं वहाँ, तो 1-2 दिन में गन्ना मूल्य भी घोषित होगा। उत्तराखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे बीच के ही हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं श्री श्यामवीर सैनी जी को राज्य जो गन्ना सलाहकार समिति है उसका उपाध्यक्ष बनाया है। तो उसी के निमित्त आज यहाँ पर हमारे किसान भाइयों ने, हमारे कर्मचारियों ने, हमारे अधिकारियों ने यहाँ गन्ना समिति लिबरहेड़ी में आज उनका स्वागत किया है और स्वागत के लिए आए हैं। और मंत्री जी स्वागत से ज़्यादा पसंद करते हैं कि लोगों से संवाद करूं, लोग चीज़ों को मैं जानूं कि क्या कमियां हैं, क्या समस्याएं हैं, उसी के लिए आज ये यहाँ पर पधारे हैं। हम उनका स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। बहुत हमारे सभी डायरेक्टर, हमारे गन्ना परिषद के चेयरमैन भाई ब्रजपाल जी और सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। देवभूमि उत्तराखंड का द्वार हरिद्वार है, और हरिद्वार में भी सबसे पहले हम यहाँ इस नारसन ब्लॉक में इस गन्ना मंडी से गुजर कर आगे बढ़ते हैं। और एक किस्म से मैं कहूँ कि गन्ने का सर्वाधिक अगर उत्पादन होता है तो उसी क्षेत्र में, ये सिंचित क्षेत्र है और यहाँ का किसान भूमिपुत्र बहुत मेहनती है। मात्र गन्ना हमारे 3 जिलों के अंदर है, 13 में से सर्वाधिक हरिद्वार में है, फिर उधम सिंह नगर में है और देहरादून के कुछ मैदानी भागों में है। तो यहाँ का किसान गन्ने का भरपूर उत्पादन करता है। उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके क्या हैं जिससे और काम बढ़े, ये सुझाव लेने, उनसे जानने में आज आया हूं यहाँ पर। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने राज्य स्तर पर वॉर रूम तैयार कर लिया है, जहां पर पार्टी के चुनावी कार्यक्रमों को लेकर बूथ स्तर पर दिशा निर्देश, सूचनाएं देने के साथ ही निगरानी और फीडबैक लिया जाएगा। आपको बता दें कि प्रत्येक जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर पर भी 1 सप्ताह के भीतर वॉर रूम स्थापित किए जाएंगे। मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर एक बार रूम बनाया गया है और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने प्रदेश कांग्रेस महासचिव नवीन जोशी को कंट्रोल रूम प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी है। चुनाव के लिए पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। वार रूम का गठन हो गया है। 26 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी आ रही है जो यहाँ के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेगी। 27 तारीख को हमारी घोषणा पत्र समिति यहाँ आ रही है, जो घोषणा पत्र के बिंदु में जो उत्तराखंड से संबंधित हैं, यहाँ विभिन्न संगठनों से बातचीत करेगी। भूतपूर्व सैनिकों से, बुद्धिजीवी वर्ग से, अध्यापकों से, वकीलों से, यहाँ के व्यापारियों से बातचीत करेगी, जो उत्तराखंड राजनीतिक लोगों से बातचीत करेगी, जो उत्तराखंड के बारे में जानकारी देंगे कि किन बिंदुओं पर हम घोषणा पत्र में सम्मिलित कर सकते हैं। और 28 तारीख को प्रदेश पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ पर 28 तारीख को आ रहे हैं। वो कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे और सबसे बड़ा फोकस रहेगा कि प्रत्येक बूथ से कार्यकर्ता को हम आमंत्रित कर रहे हैं और बूथ कमेटी के अध्यक्षों के साथ माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पहली बार सीधा संवाद स्थापित होगा। चंपावत जिले के टनकपुर क्षेत्र में लंबे समय से विद्युत बिलों का भुगतान न करने वाले उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटने की प्रक्रिया की जा रही है।
जिसके तहत दर्जनों उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन काटे गए हैं। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता नरेंद्र प्रसाद ने बताया कि जिन उपभोक्ताओं के बिजली बिल सम से जमा नहीं है, उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं और उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिन लोगों द्वारा अपने विद्युत बिल लंबे समय से नहीं जमा की है, वह शीघ्र भुगतान कर विद्युत कनेक्शन काटे जाने से बचें। अंतर्गत जितने भी विद्युत के उपभोक्ता हैं जिन्होंने अपने बिल लंबे समय से जमा नहीं किए हैं, उनके कनेक्शन काटने की कार्रवाई इस समय अमल में लाई जा रही है। जिन भी उपभोक्ताओं ने अपने बिल जमा नहीं किए हैं, वो अविलंब अपना विद्युत का बिल का भुगतान कर दें, अन्यथा उनके कनेक्शन विच्छेदित करने की कार्रवाई की जा रही है। शोभन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा कैंपस तो कहते हैं कुलपति जी का पुतला फूका गया है, जिसके संज्ञान में छात्र छात्राओं ने काफी बार कहते हैं ज्ञापन के माध्यम से कुलपति जी को ज्ञापन भेजा गया है और काफी बार हम भी यहाँ से अल्मोड़ा गए थे और वहाँ भी उन्होंने हमारी कोई बात मांगों का वो नहीं करा। जैसे कि हमारी समस्या एग्जाम फॉर्म भरने में आ रही है और रिजल्ट काफी बच्चों का रिजल्ट खराब होने के कारण अभी तक सही नहीं हुआ है और एग्जाम आने वाले हैं करीबी और क्या कहते हैं एग्जाम फॉर्म भरने में भी बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि उसमें क्या कहते हैं एग्जाम फॉर्म लास्ट जो पहले का सेमेस्टर के रिजल्ट नहीं आए हैं, जिसके कारण एग्जाम फॉर्म नहीं भरे जा रहे हैं। नगर निगम का जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अनुभाग अब लंच टाइम में बंद नहीं होगा। अनुभाग के कर्मचारी 2 शिफ्ट में लंच के लिए जाएंगे। इस संबंध में स्वास्थ्य अनुभाग ने पत्र जारी कर इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि नगर निगम के जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र अनुभाग में सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्रमाण पत्र के लिए भीड़ लगी रहती है और इसी बीच दोपहर 1:30 बजे से 2 बजे तक लंच टाइम होने तक काम बंद रहता है। इस दौरान लोग 1 घंटे तक नगर निगम परिसर में ही इंतजार करते हैं। इससे कुछ लोगों को लौटना भी पड़ता था। उन्होंने आगे बताया कि इसकी लंबे समय से शिकायत मिल रही थी, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य अनुभाग की ओर से अनुभाग में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। जब अनुभाग के कर्मचारी 2 शिफ्ट में लंच करने जाएंगे तो लंच टाइम के दौरान अनुभाग को बंद नहीं रखा जाएगा, यानी उस समय भी काम होगा। ऐसा यद्यपि हमारा काम समय से ही चलता है, परंतु अक्सर जो है हमारे पास जो आम जन है वो शिकायत लेके आते थे कि लंच टाइम पे जो है काफी देर तक जो है पटल बंद होने के कारण लोगों को जो बाहर से आ रहे हैं व्यक्ति जिनके जन्म प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए उनको काफी असुविधा हो रही है, जिस कारण से कई लोगों की कई बार ट्रेनें भी मिस हो जा रही थी। इसको लेते हुए जनहित में ये निर्णय लिया गया कि जो हमारा जन्म मृत्यु वाला जो अनुभाग है, जो उसमें लंच टाइम है, उसमें भी हमारे कार्य होंगे और उसमें कार्य इस तरीके से किया जाएगा कि आधे लोगों को एक शिफ्ट में आधे घंटे की शिफ्ट में जो है कि अपना लंच ब्रेक लेके उसको जो है कार्य को चालू रखें। बीते कुछ दिन पहले आवास विकास में बेकरी चलाने वाले कुंडेश्वरी निवासी अजय को कुछ अज्ञातों ने गोली मारकर घायल कर दिया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी अभय सिंह ने बताया कि घटना को लेकर गठित पुलिस टीम ने रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है और पुलिस ने अजय के जीजा अनिल गुंबर राजू हीरालाल को गिरफ्तार कर लिया है। जीजा अनिल गुंबर ने बताया कि उसकी अजय की पत्नी पर बुरी नजर थी और जमीन भी लेना चाहता था। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कुंडेश्वरी रामनगर रोड पेट्रोल पंप के पास से तमंचे व खाली खोखे को भी बरामद कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने सभी को कोर्ट में पेश किया है। 2023 की घटना है। ये रात के 9:40 पे एक लड़के को ढकिया नंबर 1 जो ये ओरिस स्कॉलरशिप स्कूल है उसके सामने गोली मार दी गई थी। तत्काल हम लोग घटनास्थल पे पहुंचे थे और वहीं से 4 टीमें बनी थी और काफी इसमें मेहनत हुआ, मैनुअली भी, टेक्निकल भी और कैमराज भी देखे गए और बहुत सारे जो भी चीज संभावित हो सकती है उसमें हमने देखा। बाद में एसओजी टीम में हमारा जो प्रभारी है कैलाश, उसने एक नंबर सस्पेक्टेड निकाला और वो एक राजू नाम के लड़के का था जो कि गदरपुर का था। उससे पूछताछ में उसने घटना के बारे में स्वीकार किया और उसने ये बताया कि उसके साथ एक और लड़का था हीरा, इन दोनों ने मिल करके इस लड़के को गोली मारी थी। खबर जनपद से है, जहां एक महिला का आरोप है कि उसका पति दहेज की मांग कर रहा है, जिसके बाद महिला ने न्याय की मांग की है। महिला ने पति पर आरोप लगाया है कि वह दहेज की मांग कर रहा है। साथ ही
मिल्हा को दिव्यांग होने का दावा भी कर रहा है और इसी के साथ उसका ताना देता है। महिला ने बताया कि उसके बच्चों का भरण पोषण लोगों के सहयोग से किया जा रहा है, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है कि दिन में एक ही समय का भोजन मिल पाता है, जिसके बाद महिला ने जिलाधिकारी पौड़ी से मामले में भरण पोषण दिलाए जाने के साथ ही होमगार्ड में सेवारत उसके पति के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। मामले में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि मामले की यथास्थिति की जांच के लिए एसडीएम यमकेश्वर के आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही होमगार्ड कमांडेंट को पत्र भेजकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। संज्ञान में आए हैं और जो महिला ने वो गंभीर रूप से बीमार भी हैं, तो उनके इलाज को लेकर के भी मेरे द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। और सिमिलरली जो होमगार्ड इस पर्टिकुलर प्रकरण में जो भी उनका पारिवारिक विवाद है, उसमें भी हम कोई एमिकेबल सोल्यूशन निकालने के लिए भी प्रयास करेंगे वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से, और जो भी अप्रोप्रिएट डिसीजन इसमें लिए जाने वो लिए जाएंगे। जैसा कि पिछले मैटर में भी हम लोगों ने ट्राई किया था कि हम कुछ इम्प्रूवमेंट करें, तो सिमिलरली पॉजिटिव तरीके से हम या सकारात्मक तरीके से इस महिला की मदद के लिए पूरा प्रयास किया जाएगा और जो संभव चीजें होंगी वो करवाई जाएगी। आज मेरे पापा होमगार्ड में हैं और उन्होंने हमें श्रीनगर से छोड़ दिया था और मम्मी को पानी चाहिए था दवाई खाने के लिए, उन्होंने पानी नहीं दिया। और जब मैंने फोन किया था तो एक लेडीज ने उठाया, कहा कि किसका पापा, कोई पापा नहीं है। हमने पापा को फोन किया तो पापा ने कहा कि कौन पापा, कोई पापा नहीं आया। तो हमने जब पापा को यही बोला कि हमारे भाई है बड़ा वाला, तो उन्होंने कहा किसका भाई, मैं दिल्ली से कह रहा हूँ, यहाँ कोई भाई नहीं है। लिख के अच्छे बने और हमें मेरे पापा मिल जाए। हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि मैं एक लड़की हूँ, मुझे पढ़ लिख के अच्छा बनना है, तो मुझे मेरे पापा वापस चाहिए, जिससे कि मेरी मम्मी की तबीयत भी जल्दी ठीक हो जाए, मेरी मम्मी के पैर भी। मेरी मम्मी का आंसू चल रहा है और मेरी मम्मी पेट से गिर गई थी और इसी वजह से मेरी मम्मी के पैर में चोट लगी, इसी वजह से मेरे पापा ने छोड़ दिया था। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं और हमारी हेल्प करते हैं, हमें खाना पीना सब देते हैं। 22 जनवरी के क्रम में राम भक्तों और सनातन धर्म के लोगों ने रामनगर रोड स्थित रामलीला मैदान से शोभा यात्रा का आयोजन किया गया है। राम भक्त अपनी अपनी टोलियां बनाकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए रामलीला ग्राउंड में एकत्र हुए, जहां पर समस्त राम भक्तों ने श्री राम के नारे लगाते हुए शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। यह शोभा यात्रा रामलीला ग्राउंड से प्रारंभ होकर मेन बाजार, रतन सिनेमा रोड, डॉक्टर लाइन और किला मोहल्ला से रामलीला ग्राउंड पहुंचकर समाप्त हुई। वरिष्ठ भाजपा नेता राम मल्होत्रा ने बताया कि राम भक्तों का उत्साह देखने लायक है। सबके लिए प्रयास है, काफी देर में प्रारंभ होने वाली है, तब तक आप सभी का श्री राम मंदिर के बाद प्रभु श्री राम के धाम में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। उसी के निमित्त आज 18 को जन आह्वान यात्रा के रूप में हमारे देखिए आप चारों तरफ एक बड़ा बेहतरीन वातावरण बना है, बड़ा दिव्य भव्य वातावरण बना है और हम सब लोग सिखों का एक जत्था भी साथ में जा रहा है। जय श्री राम, बोले सो निहाल। आप सभी का 22 जनवरी को भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसको लेकर देश भर में तमाम तैयारियां चल रही हैं। एक और जहां भाजपा 22 जनवरी को भगवान श्री राम मंदिर में होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है, तो वहीं उत्तराखंड महिला कांग्रेस 22 जनवरी को सुंदरकांड का पाठ करेंगे। उत्तराखंड महिला कांग्रेस को प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने बताया कि 22 जनवरी को भगवान श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। यह काफी खुशी की बात है और काफी खुशी का माहौल है और इसमें कांग्रेस भी शामिल होना चाहती है, इसलिए प्रदेश भर में महिला कांग्रेस की टीम मंदिरों में भजन कीर्तन करेंगी और वहीं प्रदेश कार्यालय में सुंदरकांड का पाठ भी करेंगी और भजन कीर्तन भी होंगे और साथ ही हम मिठाइयां भी बांटेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम सभी के हैं। देखिए, ये क्योंकि उस दिन रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो हम लोगों को लगा कि इस खुशी में हमको भी शामिल होना चाहिए और इसलिए हम लोगों ने पूरे प्रदेश में जो हमारी महिला कांग्रेस की टीम है वो हर जगह मंदिरों में और हम लोग यहाँ पीसीसी में सुंदरकांड करेंगे, भजन कीर्तन करेंगे और मिठाइयाँ बांटेंगे, क्योंकि भगवान राम सबके हैं, वो हमारे भी हैं और
हम लोगों को लगता है कि हमको उनके प्राण प्रतिष्ठा में इसका सुंदरकांड का आयोजन करना चाहिए, हमें कीर्तन भजन करना चाहिए, मिठाइयाँ बांटनी चाहिए। तो वो कार्यक्रम हम लोग 22 तारीख को कर रहे हैं। सीधा लिए चलेंगे आपको देहरादून, जहां पर बीआरओ कार्यक्रम हो रहा है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी इस दौरान वहां मौजूद हैं। राजनाथ सिंह जी मंच पर विराजमान सीडीएस जनरल अनिल चौहान जी, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और इस गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद आनंद तीरथ सिंह रावत जी, मेजर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल डीजी बीआर रघु जी, ब्रिगेडियर अमन आनंद जी एवं सभी आए हुए हमारे अतिथिगण, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, कर्णप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक अनिल नौटियाल जी, थराली क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक गोपाल राम खंटा जी, हमारे जिलाध्यक्ष मैखुरी जी एवं सभी जनप्रतिनिधिगण, आए हुए सभी अतिथिगण, सेना के सभी अधिकारीगण, बीआरओ के सभी अधिकारीगण, सभी सैनिक जवान, मैं सबसे पहले तो आप सबकी तरफ से मंच पर विराजमान देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता की ओर से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर आदरणीय रक्षा मंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। और मैं चूंकि बाल्यकाल से ही उनके सानिध्य में मुझे काम करने का, सीखने का अवसर मिला, मैं जानता हूं कि राजनीति में उनके जैसे बहुत कम नेता हुए हैं जिनका सम्मान पक्ष और विपक्ष और भारत की वर्तमान जो अगर राजनीति की मैं कहूं तो राजनीति में अजात शत्रु जिनको कहते हैं वो हमारे आदरणीय राजनाथ जी हैं। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सभी को सामाजिक जीवन में नवीन आयाम स्थापित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए लगातार ऊर्जा प्रदान करता है। अटल संकल्प और अंत्योदय के लक्ष्य से परिपूर्ण आपका राजनीतिक जीवन सभी को, हम सभी को प्रेरणा प्रदान करता है। अभी लेफ्टिनेंट जनरल रघु जी बहुत सारी योजनाओं के बारे में यहाँ से बता रहे थे, मुझे भी समय समय पर बीआरओ के साथ समन्वय स्थापित करते हैं, संवाद करते हैं और बहुत सारी योजनाओं के बारे में आपसे चर्चा भी करते हैं। बीआरओ देश के सामरिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण योगदान करता रहा है, क्योंकि मानव सभ्यता की यात्रा के लिए सड़कों का निर्माण होना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और विशेष करके जो सीमावर्ती राज्य हैं, एक महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ करना और उसे समय पर पूरा करना बीआरओ के लिए एक सामान्य बात बन चुकी है। बीआरओ का काम सिर्फ सड़कें बनाकर एक जगह को दूसरी जगह से जोड़ना भर नहीं है, बल्कि अपने कार्यों से लोगों के दिलों को जोड़ना भी है। मेरा मानना है कि निर्माण ऐसा होना चाहिए जो जनता के लिए, जनता का और जनता के द्वारा ऐसी भावना से प्रेरित हो। पिछले 6 दशकों में सीमा सड़क संगठन सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के
एक मजबूत स्तंभ के रूप में लगातार काम करता रहा है। आज बीआरओ हमारे जो मित्र राष्ट्र हैं वहां भी अपनी सेवाएं देकर उन्हें हमारे देश से हमसे जोड़ने का काम कर रहा है। सीमा सड़क संगठन ने अटल सुरंग का निर्माण करके पूरी दुनिया को अपना इंजीनियरिंग कौशल दिखाया। बीआरओ अब तक 60,000 किलोमीटर सड़क, 850 पुल। तो फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार। Look, I can download a song